Hello everyone, myself Dr. Noorjahan. I'm Associate Professor of Political Science from MS College बीकानेर। आप सब स्टूडेंट्स को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि कोविड-19 में आपने सेफली दिवाली का सेलिब्रेशन किया होगा। मैं अपनी बात पर आ जाऊँ। मैं आज आप लोगों को राजनीति विज्ञान के मूल आधार यानी बीए पार्ट 1 में जो फर्स्ट पेपर है हमारा, उसका फर्स्ट टॉपिक करवा रही हूँ, यूनिट फर्स्ट और टॉपिक फर्स्ट, जिसका टॉपिक का नाम है राजनीति विज्ञान का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अर्थ और परिभाषा को ले लें, उसके बाद प्रकृति और क्षेत्र पर बात करेंगे। देखो बच्चों, हम इस बात को जानते हैं कि इसमें से आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने राजनीति विज्ञान पहले पढ़ा होगा, और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिनके लिए पहला ही मौका है राजनीति विज्ञान पढ़ने का। तो इस क्लास में मैं आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूँ, और इसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि देखिए बच्चों, ये फर्स्ट टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट है, और बल्कि मैं कहूँ कि इस पुस्तक के सारे टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट तो हैं, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सारा बेस है राजनीति विज्ञान का। और इसी का फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा, राजनीति विज्ञान का अर्थ और परिभाषा। सामान्य बोलचाल की भाषा में पॉलिटिक्स या राजनीति इस शब्द का उपयोग बहुत अधिक बार किया जाता है, लेकिन उस शब्द को, वो जो शब्द पॉलिटिक्स काम में लिया जाता है, वो यहाँ इसका अर्थ अलग है। वो एक सामान्य बोलचाल की भाषा है और ये हमारे विषय की अलग भाषा है। मैं इसमें आपको ये बताना चाहूँगी कि राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्या है। अगर इस चीज़ को हम ठीक से जानना चाहें तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मैंने इसमें 2 पार्ट लिखे हैं, परंपरागत और आधुनिक, यानी क्लासिकल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। अर्थात जो प्राचीन समय में राजनीति विज्ञान का अर्थ चला रहा है, हमें उसे भी जानना होगा, और आज वर्तमान समय में इसका अर्थ क्या है इसे भी जानना होगा, तब हमारी जानकारी राजनीति विज्ञान के मीनिंग के बारे में पूरी होती है। इसमें मैं देखो आप कि मैंने परंपरागत अप्रोच दृष्टिकोण या क्लासिकल अप्रोच को लिया है। क्लासिकल अप्रोच के बहुत सारे विद्वान हैं, और इन विद्वानों के नाम आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। इन विद्वानों ने अपने अपने समय में राजनीति विज्ञान को परिभाषित करने का प्रयास किया है, और इसी क्रम में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात कर रही हूँ। मैंने लिखा है कि परंपरागत दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए उसे कुछ भागों में विभाजित किया गया है, उसके कुछ पार्ट्स बताए गए हैं। इस पार्ट्स में फर्स्ट पार्ट है कि स्टेट स्टडी के रूप में या राज्य के अध्ययन के रूप में राजनीति क्या है। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि उस समय जितने भी अध्ययन, स्पेशली पाश्चात्य सभ्यता के जितने भी अध्ययन हुए, वो सारी यूनानी सभ्यताओं से जुड़े रहे हैं, और क्योंकि वो सब यूनानी सभ्यताओं से जुड़े रहे हैं, इसलिए भाषा, संस्कृति आदि आदि सभी में इसका पूरा प्रभाव हम देख सकते हैं। उस समय ऐसा होता था कि यूनान में क्या था, 158 नगर राज्य थे, 158 नगर राज्य थे, और 158 नगर राज्य जो थे, उन सारे नगर राज्यों के अध्ययन को राजनीति विज्ञान के रूप में, अर्थ के रूप में पढ़ाया जाता रहा है। और उनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये नहीं कह सकते कि हम ये नहीं बताएं, हाँ हम ये बताएं कि यूनान में उस समय जिन नगर राज्यों के अध्ययन की बात कही गई, वो भी समय परिस्थितियों के अनुसार बदलती रही है। और इसमें पहला जो हम देख रहे हैं कि राज्य के अध्ययन के रूप में क्या कहते हैं। हाँ, राज्य, उनका ही कहना था कि नगर राज्य जो हैं, उन नगर राज्यों में जो भी गतिविधियां संचालित होंगी, घटित होंगी, वो सब राजनीति है। तो ये नगर राज्य शब्द कहाँ से आया? तो हम यूनानी लैंग्वेज भाषा में देखें कि राज्य शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, वो पॉलिश, राज्य शब्द जो हम पढ़ रहे हैं, वो उसकी उत्पत्ति पॉलिश शब्द से हुई है, और पॉलिश
यूनानी भाषा का शब्द है। और पॉलिश का मीनिंग अगर हम देखें तो वो है नगर राज्य। ठीक, तो राज्य में राज्य का जो अध्ययन किया जाता है वो नगर राज्य के रूप में है। और मैं इससे पूर्व आपको बता चुकी हूँ कि वहाँ उस समय 158 नगर राज्य थे, और उन 158 नगर राज्यों में जो भी गतिविधियाँ, जो भी कार्य संचालित होते थे, वो सब क्या कहलाते थे? राजनीति या पॉलिटिक्स, राजनीति विज्ञान कहलाती थी। अर्थात राज्य के अध्ययन के रूप में अगर हम राजनीति विज्ञान को देखें तो नगर राज्य में होने वाली गतिविधियों को राजनीति विज्ञान कहा जाता था। अब इस राज्य को राजनीति विज्ञान कहने वाले जो विद्वान हैं वो हैं प्रोफेसर गार्नर, प्रोफेसर ब्लिंसली और प्रोफेसर गैरिस। और इनको आप पुस्तकों के माध्यम से इन परिभाषाओं को नोट डाउन कर सकते हैं। इनमें से कोई दो परिभाषा, जैसे कि गार्नर है, उनका कहना है कि राजनीति का आरंभ और अंत राज्य से ही हुआ है, अर्थात राज्य ही राजनीति विज्ञान है। इस तरह आप कोई डेफिनेशन जो आपको आसान लगे, उन दो डेफिनेशन को हम ले सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो हमारा हुआ परंपरागत या क्लासिकल अप्रोच में कि राज्य के अध्ययन के रूप में। दूसरा हमारा पॉइंट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, वो है सरकार के अध्ययन के रूप में। अब ये सरकार के अध्ययन के रूप में हमने देखो फर्स्ट पॉइंट में ही पढ़ा था कि नगर राज्य में होने वाली गतिविधियाँ, है ना, गतिविधियों को उन्होंने क्या कहा? राजनीति विज्ञान कहा। तो जब सेकंड फेज के विद्वान आए तो उन्होंने प्रोफेसर गार्नर, ब्लिंसली और गैरिस के अलावा जो विद्वान आए, उन्होंने कहा कि नगर राज्य में जो गतिविधि हो रही है हम उसे राज्य कह रहे हैं, जबकि राज्य तो क्या है? एक अमूर्त संस्था है। इसका मतलब वो हमारे सामने डिस्प्ले नहीं है। और जबकि गतिविधियां जो है वो डिस्प्ले होने वाली एक्टिविटी है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिनको हम कर सकते हैं। तो राजनीति विज्ञान जो है वो गतिविधियों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, गतिविधियों का अध्ययन करने वाला विषय है। अतः उसे किसी मूर्त संस्था की आवश्यकता है। मूर्त संस्था जो भी गतिविधियां संचालित करेगी उसे हम राजनीति विज्ञान कहेंगे। अर्थात और संस्था से यहाँ तात्पर्य पूरी तरह से उस समय सरकार से लिया गया है, अर्थात सरकार के अध्ययन के रूप में राजनीति विज्ञान। सरकार के अध्ययन के रूप में राजनीति विज्ञान इसलिए कहा और माना गया क्योंकि ये मूर्त संस्था के रूप में है, और ये जो गतिविधियां करती है उसे हम भौतिक रूप से देख सकते हैं, उन गतिविधियों को कर सकते हैं, करवा सकते हैं, उसमें संशोधन कर सकते हैं, आदि आदि। अर्थात सिंपल अर्थ में सरकार का अध्ययन जहाँ होता है वो राजनीति विज्ञान है क्लासिकल अप्रोच के अनुसार। और इसमें जो विद्वान रहे प्रोफेसर सिले, प्रोफेसर लिकॉक, इन्होंने ये माना कि गतिविधियों का मूर्त संस्था का अध्ययन ही राजनीति विज्ञान है, अर्थात सरकार के अध्ययन के रूप में राजनीति विज्ञान। तीसरी बात बच्चों आप और देख रहे हैं वो है राज्य एवं सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में। इसके अंतर्गत मैं आपको बताऊं कि राजनीति विज्ञान का जो तीसरा फेज आया उसने यह कहा कि राजनीति विज्ञान में जो गतिविधियां संचालित होती हैं वो एक सीमा विशेष में, एक इलाके विशेष में संचालित होती है, और उसको संचालित करने वाली संस्थाएं होती है। इलाका तो हो गया राज्य, और उसको उस इलाके में गतिविधियां संचालित करने वाली संस्थान हो गई सरकार। अर्थात इसी क्लासिकल अप्रोच में ही तीसरा एस्पेक्ट आ गया कि राज्य और सरकार यानी स्टेट एंड गवर्नमेंट दोनों का अध्ययन जहाँ हो रहा है उसे हम राजनीति विज्ञान कहेंगे। तो ये, और इसके जो विद्वान रहे हैं वो है प्रोफेसर डिमॉक है, प्रोफेसर गिलक्रिस्ट है।
तो इन विद्वानों ने क्या कहा कि जहाँ राज्य और उस राज्य की टेरिटरी में होने वाली गतिविधियों को राजनीति विज्ञान कहा जाता है। तो जो परंपरागत दृष्टिकोण आप देख रहे हैं स्क्रीन पर नज़र आ रहा है वो ये है। मैं एक बार दोबारा से इसे आपके सामने प्रस्तुत कर देती हूँ शॉर्ट रूप में कि इसे स्पष्ट करने के लिए सामान्यतः कुछ भागों में बांटा गया है, जिसमें राज्य के अध्ययन के रूप में है। तो उसमें यूनानी शब्द पॉलिश हुआ करता था, जिसका अर्थ था नगर राज्य, यानी नगर राज्य में होने वाली गतिविधियों को राजनीति विज्ञान कहा जाता था। फिर उसके बाद आया कि गतिविधियों को संचालित करने के लिए संस्थान की आवश्यकता होती है, संस्था की ज़रूरत होती है, अर्थात राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है। और फिर ये तीसरा एस्पेक्ट इसमें आ गया कि राज्य और सरकार दोनों राज्य में होने वाली गतिविधियों को शो ऑफ करने के लिए जो कार्य किए जाएं, जो एक्टिविटी की जाए, वो राजनीति विज्ञान है। और इनके विद्वान भी अलग अलग हैं, जैसे गार्नर, ब्लेंसली, गैरिस राज्य के अध्ययन के रूप में, सिले और लिकॉक सरकार के अध्ययन के रूप में है, डिमॉक और गिलक्राइस्ट राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण को अर्थ बताकर उसे परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। मैं एक बात आपको यहाँ स्पष्ट कर देती हूँ कि राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, राज्य सरकार दोनों का अध्ययन, ये जो 3 पॉइंट आपके सामने, हम इसमें से किसी भी पॉइंट को टोटली क्रॉस नहीं कर सकते। हमें जब भी राजनीति विज्ञान का अर्थ बताना होगा तो हमें इन तीनों बातों को क्लियर करना होगा। इसमें मैं अगली क्लास में एक चौथा पॉइंट और मानवीय तत्व के रूप में इसमें बताऊंगी। वो ये है कि चौथा पॉइंट हम चाहें तो यहाँ चौथे पॉइंट को यहाँ स्पष्ट कर देती हूँ। वो ये है कि मानवीय तत्व के रूप में अगला एक बिंदु और जुड़ गया, चौथा बिंदु जुड़ गया कि ये राज्य और सरकार किसके लिए कार्य करेंगे, किसके लिए गतिविधियों का संचालन करेंगे। तब एक चौथा एस्पेक्ट उसमें और जुड़ गया और वो चौथा एस्पेक्ट था मानवीय तत्व का अध्ययन। और मानवीय तत्व के अध्ययन के लिए हरमन हेलर विद्वान रहे हैं। और हरमन हेलर ने ये बताया कि ये जो जितनी भी गतिविधियां हम संचालित कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, वो एटलीस्ट क्या वहाँ की वनस्पति के लिए संचालित हुई हैं, वनस्पति के लिए संचालित हुई हैं या किसी और के लिए संचालित हुई हैं, इसका क्या अर्थ हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सारी गतिविधियां मनुष्य के लिए संचालित हो रही हैं, अतः मनुष्य के लिए संचालित हो रही हैं, इसलिए राजनीति विज्ञान के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इसमें चौथे पॉइंट का होना अत्यंत आवश्यक है। वो है मानवीय तत्व, जो आप स्क्रीन पर अभी मैंने लिखा, आपने देखा होगा। ये 4 बिंदु ऐसे हैं जिसको मिलाकर आप कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान का क्लासिकल मीनिंग पूरा होता है, यानी राज्य के अध्ययन के रूप में, सरकार के अध्ययन के रूप में, राज्य सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में, और चौथा अंतिम पॉइंट मानवीय तत्वों के अध्ययन के रूप में। और मानवीय तत्वों के अध्ययन के रूप में हरमन हेलर रहे। एनसाइक्लोपीडिया में भी इस चीज़ों का अर्थ हमें मिलता है। तो ये 4 बिंदु ऐसे हैं जो हमें राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं। मैं आज के लिए इतना ही बताना चाहूँगी। अगली बार नेक्स्ट क्लास के लिए धन्यवाद।